कैसे आप लोग? डिस्कशन। चलिए, ईडीएम्स के इस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद। शुरू करते हैं हम लोग डिस्कशन। फर्स्ट, हैविंग नो आर्गुमेंट्स टू डिफेंड हिज पॉइंट। जब उसके अपने पॉइंट को डिफेंड करने के लिए जाने के लिए उसके पास कोई आर्गुमेंट नहीं रहा, कोई तर्क नहीं रहा, द स्पीकर बिगेन टू बीट अबाउट द बुश। तो जो स्पीकर था, जो बोलने वाला था, वो बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश। तो जब अपने के पास कोई आर्गुमेंट, अपनी बात कहने के लिए कोई पॉइंट नहीं रहेगा, कोई लॉजिक नहीं रहेगा, तो आप क्या करेंगे? तो आप इधर उधर की बातें करने लगेंगे, किसी तरह से कुछ बात करने लगेंगे, यही तो होगा। तो वांडर अक्रॉस द रोड, रोड के चारों तरफ घूमने लगा। स्पीक इन हैफाजर्ड मैनर, हैफाजर्ड का मतलब अस्त व्यस्त तरीके से बोलने लगा। स्पीक इन राउंड अबाउट मैनर, घुमा फिरा कर बातें करने लगा। मेक यूज ऑफ इररिलेवेंट रेफरेंस, कि अप्रासंगिक रेफरेंस की बात करने लगे। तो बीट अबाउट द बुश का मतलब ये होता है कि आप इस तरह से बात करना कि जो बात आप कह रहे हैं, ठीक है, जो बात आप कह रहे हैं उससे रिलेटेड बात आप कर ही नहीं रहे हैं, उससे अलग, डिफरेंट, उससे अलग या डिफरेंट बात आपने करना शुरू कर दिया। तो इसी को हम लोग कहते हैं बीट अबाउट द बुश। ये ईडियम। वैसे तो बुश का मतलब क्या है? तो सीधी सीधी बात ये हुई कि जो बात हम कह रहे हैं वो बात जो है टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, और जो हम बात कर रहे हैं वो जो है ऑथेंटिक या भरोसेमंद या फैक्ट से रिलेटेड नहीं है। तो इन राउंड अबाउट मैनर, तो राउंड अबाउट मैनर का मतलब क्या हुआ? घुमा फिरा कर बातें करना। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी, घुमा फिरा कर बातें करना है। कुछ लोग इसमें मेक यूज ऑफ इररिलेवेंट रेफरेंस कर लेते हैं। बीट अबाउट द बुश का मतलब इररिलेवेंट रेफरेंस नहीं होता है, घुमा फिरा कर बातें करनी, सीधी बात नहीं करना, जो बातें हैं उसके विषय में कुछ इधर से उधर से, मतलब कुछ एक्स्ट्रा बातें करने लगेगा, घुमा फिरा कर बात करना। राउंड अबाउट मैनर मतलब मिला जुला कर, घुमा फिरा कर कुछ कुछ बातें कर लेगा, इसको कहते हैं। दूसरा वर्ड होता है इसके लिए प्रीवेरिकेट, घुमा फिरा कर बातें करना। सीधी बात करना ही नहीं, घुमा फिरा कर बातें करना, सीधी बात नहीं करना। और इररिलेवेंट का मतलब कि जो लॉजिक है, जो रिलेटेड ही नहीं उस टॉपिक से, उस तरह की बात करना। तो इररिलेवेंट का अलग मीनिंग हो जाता है। द केनियन टीम, जो केनिया की टीम थी, प्रूव टू बी अ डार्क हॉर्स इन द आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट। एक बार ऐसा हो चुका है, वेस्ट इंडीज को हरा चुकी है केनियन टीम। तो डार्क हॉर्स कहने का क्या सेंस होगा? कि अगर हम डार्क हॉर्स कह रहे हैं तो क्या कहना चाह रहे हैं भाई? डार्क हॉर्स का क्या मतलब होगा? स्ट्रॉन्ग इंट्रूडर, इंट्रूडर का मतलब हुआ घुसपैठ करने वाला, घुसपैठिया। स्किल्ड टीम, काफी स्किल्ड। द मोस्ट पावरफुल, सबसे ज्यादा ताकतवर। अनएक्सपेक्टेड मैन। तो डार्क हॉर्स को हम लोग नॉर्मली कहते हैं छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम कहने का मतलब हुआ जिसके विषय में हमें साफ साफ बहुत कुछ नहीं पता, जिसके विषय में साफ साफ हमें बहुत कुछ नहीं पता हो, उसको हम लोग कहते हैं डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम। कि वह क्या कर सकता है, वह क्या कर जाएगा, ये हमें नहीं पता है। कि सामने वाला क्या कर सकता है, क्या कर जाएगा, ये हमें पता नहीं है। तो इस तरह के लोग कहते हैं डार्क हॉर्स। सामने वाला क्या कर सकता है, क्या कर जाएगा, उसकी क्षमता कितनी है, उसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है, ये हमें नहीं पता। तो डार्क हॉर्स हुआ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आंसर डी। नेक्स्ट, व्हेन द प्रिंसिपल वाज एंटरिंग द क्लास, जब प्रिंसिपल साहब क्लास को एंटर कर रहे थे, ऑल माई फ्रेंड्स क्वाइटली डिसअपीयर्ड, जितने फ्रेंड्स थे क्वाइटली, चुपचाप वहां से गायब हो गए। लीविंग मी अलोन टू फेस द म्यूजिक, और मुझे अकेला छोड़ दिया। फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक इससे पहले भी आ चुका है, रिपीट हो रहा है। टू लिसन टू हिम, ये तो नहीं होगा उनकी बात सुनने के लिए। टू इंटर इन द क्लास, ये भी नहीं होगा क्लास में प्रवेश करने के लिए। टू बेयर द क्रिटिसिज्म, आलोचना झेलने के लिए। टू रिसन टू फेवरेबल कमेंट, ये भी नहीं होगा। फेस द म्यूजिक का मतलब मैंने क्या कहा था? परिणाम भुगतना, कि जो आपने काम किया है उसका परिणाम भुगतना, यानी अच्छा बुरा, बुरा बुरा के सेंस में ज्यादा रहता है। तो किसी काम का अंजाम भुगतना, किसी काम के अंजाम को देखना, जिसको कहते हैं बेयर फ्रूट, या बेयर क्रिटिसिज्म, या बेयर द कंसिक्वेंस। तो क्या हो जाएगा? सी, परिणाम भुगतना। फेस द म्यूजिक मतलब जो काम आपने कर रखा उस काम का अंजाम भोगना।
डू नॉट रन डाउन योर फ्रेंड्स इन पब्लिक, कि आपके जो दोस्त हैं, आपके जो दोस्त हैं उसको आप पब्लिक यानी सार्वजनिक रूप से रन डाउन ना करें, और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको सार्वजनिक रूप से आप रन डाउन करने की कोशिश ना करें, या उसको आप सार्वजनिक रूप से परेशान या तंग ना करें। यही कहने का मतलब आलोचना ना करें। तो रन डाउन फ्रेजल वर्ब है, रन डाउन फ्रेजल वर्ब है, ये इडियम नहीं है। फाइट विथ लड़ना, फॉलो अनुकरण करना, मेक अ मेंशन ऑफ किसी का जिक्र करना, क्रिटिसाइज निंदा करना। तो डू नॉट रन डाउन योर फ्रेंड्स इन पब्लिक डाउन, तो क्या कहना है, रन डाउन का मतलब है किसी को नीचा दिखाना, किसी को छोटा दिखाना। तो इस हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो रन डाउन का मतलब क्या हो जाएगा, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज आलोचना करना। कि भाई अगर आलोचना करना तो आप किसी को अकेले में, अगर फ्रेंड है तो अकेले में शांति से हम आलोचना कर सकते हैं, शांति से अकेले में हम आलोचना कर सकते हैं अगर फ्रेंड है तो। क्रिटिसाइज निंदा करना। मोस्ट पेरेंट्स most parents find it difficult to make both ends meet because of inflation, कि बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो मिट, ये इससे पहले भी आया था, मेक बोथ एंड्स मीट, पहले भी आ चुका, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, की मुद्रास्फीति के कारण बहुत डिफिकल्ट हो रहा है टू मेक बोथ एंड्स मीट, टू लीड अ लैविश लाइफ, खर्चीला जीवन जीवाना, टू लिव विद इन वंस इनकम, उनके इनकम में रह पाना, टू लिव अ मिजरली लाइफ, कष्टप्रद जीवन जीना, टू लीड एन एक्टिव लाइफ, कि बड़ा सक्रिय जीवन जीना। फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट, तो क्या हो जाएगा कि फाइंड इट डिफिकल्ट। अब मान लो कि इसका मीनिंग यहाँ पर हम सेट करें तो फाइंड इट डिफिकल्ट टू लिव अ मिजर्ली लाइफ, कि कष्टप्रद जीवन जीने में मुश्किल होता है, ये तो सेंस सेट नहीं करेगा क्योंकि इसको यहाँ पर सेट भी तो होना पड़ेगा। फाइंड टू डिफिकल्ट लैविश लाइफ, तो मेक बोथ एंड्स का मतलब है कि जितनी हमारी कमाई है उसी में उसमें गुजर बसर कर पाना बहुत मुश्किल से होना है, यानी रोज कुआं खोना रोज पानी पीना। जितनी हमारी इनकम है, जितनी हमारी कमाई है उसमें गुजर बसर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, या उसमें हमारा पूरा खर्च जो है मैनेज नहीं हो पा रहा होता, जिसको कहते हैं लीव बोथ, मतलब बड़ी मुश्किल से जीवन यापन करना, अपना खर्च उठाना, खर्च चलाना, बड़ी मुश्किल से, मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। द स्टूडेंट्स वर एडवाइज्ड, जितने स्टूडेंट थे उनको सलाह दिया गया टू पोर ओवर द लेसन्स थोरोली। अब यहाँ तो पोर ओवर, ये भी आपका ईडियम नहीं है। पोर ओवर फिर क्या, फ्रेजल वर्ब है, तो रन डाउन हो गया, पोर ओवर हो गया, ये सब क्या फ्रेजल वर्ब है। गेस करो क्या हो सकता है कि जो लेसन उसको थॉरली मतलब पूरी तरह से, तो गो थ्रू, गो डाउन, गो ऑफ, गो आउट, इसके सारे ऑप्शन भी जो दे रखे वो फ्रेजल वर्ब भी दे रखा है इसके, यानी इसका जो ऑप्शन भी है वो भी फ्रेजल वर्ब ही है। तो क्या कहेगा टीचर, क्या सलाह देगा कि भाई जो लेसन उसको पूरी तरह से पढ़ो, शुरू से अंत तक पढ़ो, पूरी तरह से पढ़ो, शुरू से अंत तक पढ़ो। कोई भी टीचर यही सलाह देगा कि जो भी टीचर जो भी लेसन है उसको शुरू से अंत तक पढ़ो, उसको पूरी तरह से पढ़ो, यही कोई सलाह देगा, यही सलाह होनी चाहिए। तो अगर ये सलाह है कि किसी लेसन को पूरी तरह से पढ़ो, शुरू से लेकर अंत तक पढ़ो, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, तो क्या होगा, गो थ्रू। क्या होना है, गो थ्रू, गो थ्रू, गो थ्रू, पूरी तरह से पढ़ना, गो थ्रू। The two famous writers cross swords with each other on every issue. कोई दो फेमस राइटर्स होंगे, बर्ड राइटर्स होंगे, अब हर मुद्दे पर वो कहते क्रॉस सोर्स, यानी तलवार तान देते थे। क्रॉस क्रॉस तो यही होगा, तो तलवार ऐसे कब होगा, जब दोनों एक दूसरे पर अटैक करेंगे तभी तो ऐसे होगा, तो क्रॉस सोर्स। क्या सेंस होगा, फॉट फिजिकली, तलवार लेके लड़ने लगते थे। क्रॉस द रोड ऑन मीटिंग, कि जब मिलने पर एक दूसरे का रोड पार कर लेते थे। टुक डिफरेंट रूट्स, अलग अलग रास्ता अपना लेते थे। डिसएग्रीड, असहमत होते थे। तो क्रॉस सोर्स विद ईच अदर का मतलब क्या होगा, किसी हर मुद्दे पर असहमत होगा, एक दूसरे से अलग अलग विचार रखना, क्या होगा, डिसएग्रीड, कि सबके अपने अपने ओपिनियन थे, दोनों की अपनी अपनी सोच थी, अपने अपने सोचते थे, दोनों की ओपिनियन अलग है। The traffic came to a standstill after the heavy downpour of rain. After the heavy downpour of rain.
द ट्रैफिक कैम टू स्टैंड स्टिल आफ्टर द हैवी डाउनपोर का मतलब क्या होता है? बारिश। तो जब बारिश, जोरदार बारिश हुई, हैवी डाउनपोर मतलब जबरदस्त बारिश, मूसलाधार बारिश हुई, तो ट्रैफिक स्टैंड स्टिल हो गया। इसके तो मीनिंग नहीं छुपा है। स्टैंड मतलब खड़े होना, स्टिल मतलब शांत। इसका मतलब क्या हो जाएगा? मीनिंग सीखिए, कंप्लीट हॉल्ट, पूरी तरह से रुक गया। एक्सीडेंट स्पॉट, एक्सीडेंट की जगह बन गया। डाइवर्जन, परिवर्तन, चेंज की जरूरत पड़ गई। कंफ्यूज, डिसऑर्डर्ड, कि गलत मतलब अनमने ढंग से इधर उधर अस्त व्यस्त हो गया सब कुछ, क्या करें? तो कंप्लीट हॉल्ट, हॉल्ट का मतलब क्या? रुकावट। तो क्या हो जाएगा आंसर? कंप्लीट हॉल्ट, बिल्कुल पूरी तरह से रुक गया, कंप्लीट हॉल्ट। ही इज ऑलवेज प्रेज्ड, उसकी हमेशा तारीफ की जाती है। फॉर इज गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप जो है कई बार आ चुका है, इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगाने के। बीइंग लकी नहीं होगा। किस्मत था। गेटिंग समथिंग फ्री, कुछ फ्री में मिला था, बिल्कुल नहीं होगा। टैलेंट फॉर स्पीकिंग, बोलने की कला, मैं कह रहा था ना कि हर बार जो है उसका कुछ ना कुछ ऑप्शन बदल, देखो इस बदल दिया, इससे पहले कुछ और ऑप्शन था, टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। तो बोलने की कला, गिफ्ट ऑफ द गैप का क्या है? बोलने की कला, बोलने का आर्ट। अगर आप कैसा बोलते हैं, कैसा बोल पाते हैं, तो अच्छा बोलना, बेहतर बोलना, सुंदर बोलना, ये क्या कहलाता है? गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप। द टीचर्स एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ कोचिंग, कि टीचर ने जो एक्स्ट्रा आवर दिया कोचिंग का, वेंट अ लॉन्ग वे इन इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, कि स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस था उसको सुधारने में, उसको बेहतर करने में, उसको सुधारने में, उसमें को बेहतर करने में टीचर की जो एक्स्ट्रा आवर दिया, वेंट लॉन्ग वे। इसका अब तो इसका मीनिंग गेस कर सकते। टुक ग्रेट एफर्ट, काफी परिश्रम लगा। स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा वक्त बिताया। एक्सटेंडेड वाइडली, बहुत ज्यादा उसको फैला दिया। हेल्प्ड कंसिडरेबली, कि बड़े कंसिडरेबली का मतलब यहाँ बड़े पैमाने की, बड़ी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में, बड़े पैमाने पर मदद मिला। जाहिर सी बात है, इसमें कुछ भागने की जरूरत नहीं है। सेंस के हिसाब से ये रहा बेस्ट ऑप्शन, ये बहुत ज्यादा। वेंट अलॉन्ग में मतलब बहुत ज्यादा मदद मिलना, बहुत ज्यादा, बहुत अधिक मदद मिलना किसी काम में। The administration found it difficult to cope with the striking. To cope with. अब cope with भी जो है idiom नहीं है, phrasal verb. Cope with. तो cope verb के साथ आपने with लगा दिया, तो verb के साथ preposition लेकर जो meaning change कर दे उसको phrasal verb कर दे, उसको idiom नहीं कहते। और cope with कई बार आ चुका है। तो जो administration जो found it difficult, उसको बहुत मुश्किल लगा। स्ट्राइकिंग, अगर कोई स्ट्राइकिंग एम्प्लॉइज है, यानी कोई एम्प्लॉइज जो बार बार स्ट्राइक करता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा? उसको बर्दाश्त करेगा, उसको सहेगा, उसको अच्छा लगेगा? टू कोप विथ, डिफिकल्ट टू मूव हो सकता है। कॉम्प्रोमाइज, समझौता करना, ये भी हो सकता है। हैंडल, हैंडल का मतलब क्या? संभालना, टैकल करना। सबड्यू, शांत करना। तो कोप विथ का मतलब होता है बर्दाश्त करना, सहना, झेलना। तो झेलना, बर्दाश्त करना, सहना। अब इसके सेंस के हिसाब से अगर हम जाए, तो दो जो ऑप्शन है वो काफी करीब, कॉम्प्रोमाइज और हैंडल, ये काफी क्लोज ऑप्शन है कि दोनों का मीनिंग हो सकता है। तो कोप विद का मतलब होता है बर्दाश्त करना, सहना, झेलना किसी चीज को, संभालना किसी चीज को। तो एक हैंडल का सेंस जो है ये ज्यादा बेहतर है। हैंडल का मतलब क्या था? संभालना किसी चीज को, संभालना किसी चीज को, मिला मतलब कर पाना। तो हैंडल नहीं कर पा रहे थे, संभाल नहीं पा रहे थे, तो ये ज्यादा बेहतर है। कॉम्प्रोमाइज का मतलब तो समझौता करना, वो अलग चीज हो गया। तो पुट अप विद का मतलब था बर्दाश्त करना, सहना, झेलना। बर्दाश्त करना, सहना का मतलब हैंडल करना, हम हैंडल नहीं कर रहे, किसी चीज को हैंडल नहीं कर पा रहे, इसका मतलब क्या? हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, सह नहीं पा रहे। द क्रिमिनल वॉज पार्डन्ड, जो क्रिमिनल था उसको पार्डन दे दिया गया। पार्डन का मतलब क्या? माफी। जो क्रिमिनल था उसको पार्डन दे दिया गया, माफी दे दिया गया। एट द 11th आवर, अब एट द 11th आवर जो इससे पहले भी कई बार आ चुका है। एट द 11th आवर जो है इससे पहले बार हम लोग कई पढ़ चुके हैं। इसका तो जवाब फटाफट बन जाना चाहिए, तुरंत बन जाना चाहिए। एट 11 o'clock, 11 बजे, बिल्कुल नहीं जी। सडनली, अचानक, बिल्कुल नहीं जी। एट द लास्ट, वेरी लास्ट मोमेंट, एकदम आखिरी वक्त, बिल्कुल यही होगा। एट मिडनाइट तो होगा नहीं, तो सी हो जाएगा ऑप्शन। एट द वेरी लास्ट मोमेंट, बिल्कुल आखिरी। 11th आवर का मतलब आखिरी क्षण, आखिरी पल, आखिरी क्षण, आखिरी पल। ही स्पोक वेल, कि वो अच्छी तरह से बोला। दो इट वाज हिज मेडन स्पीच, हालांकि उसका मेडन स्पीच था, फिर भी वो अच्छी तरह से बोला, फिर भी वो अच्छी तरह से बोला। दो मेडन स्पीच, मेडन स्पीच।
तो लॉन्ग स्पीच लंबा भाषण, ये तो कई बार आ चुका है इसलिए इस पर ध्यान देना। ब्रीफ स्पीच छोटा संक्षेप में भाषण दिया। फर्स्ट स्पीच पहला भाषण। इमोशनल भावनात्मक भाषण, ये भी नहीं होगा। तो मेडन का मतलब ऐसे फर्स्ट, मेडन जहां लिखते हैं मेडन सेंचुरी, मेडन वॉयज, तो पहला मेडन लिखा है, इसका मतलब पहला, जिसमें पहले से कुछ नहीं कर रखा अभी आपने किया ही है, उसको मेडन कहता है। मेडन मतलब पहला, फर्स्ट। तो मेडन स्पीच का मतलब पहला भाषण, पहला भाषण। Why should you read between the lines whenever I say this to you? क्यों तुम्हें इसको read between the lines, जब भी मैं कुछ कहता हूं तो क्यों तुम्हें read between the lines, क्यों read between the lines करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? जब मैं ये कहता हूं when I say this to you, जब मैं यह तुम्हें कहता हूं तो तुम्हें क्यों read between the lines करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? Read the lines with great speed, कि बहुत ज्यादा तेज से लाइन पढ़ना चाहिए। इंटरप्रेट द लाइंस रॉन्गली, इंटरप्रेट का मतलब क्या था, समझना, तो लाइंस को गलत तरीके से समझना चाहिए। फाइंड मोर मीनिंग देन द वर्ड्स अपीयर टू एक्सप्रेस, कि शब्दों में जितना मीनिंग है उससे ज्यादा बताना, शब्दों में जितना मीनिंग है। रीड अ टेक्स्ट लाइन बाय लाइन स्लोली, कि टेक्स्ट को एकदम लाइन बाय लाइन एक एक करके पढ़ना चाहिए, टेक्स्ट लाइंस एक एक करके पढ़ना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब कि जो दो लाइन के बीच में जो गैप है उसका मीनिंग भी समझना। तो इसका मतलब क्या है कि जो शब्द है जितना लिखा है उतना तो समझना चाहिए, उसके अलावा भी समझना चाहिए, यानी शब्द का आशय, सेंस, भाव, जो छुपा हुआ मीनिंग है उसे भी समझना चाहिए। शब्द का जो छुपा हुआ मीनिंग होता है उसे भी समझना चाहिए। हिज पेरेंट्स कट हिम ऑफ, कट हिम ऑफ का तो वैसे मतलब ओ डबल ऑफ अलग करना हो जाएगा। विदाउट अ सीलिंग, शीलिंग का मतलब होता है पैसे, पैसे के लिए सीलिंग वर्ड का यूज किया था। तो क्या सेंस होगा भाई, उसके पेरेंट्स ने एकदम सीलिंग के बिना कर दिया, उसको पैसे के बिना कर दिया, तो क्या सेंस होना चाहिए, क्या बात होनी चाहिए? डिस एनिरेट हिम, बेदखल कर दिया जायदाद से। डिस एनिरेट का मतलब क्या होगा, जायदाद से बेदखल करना। स्नब, डांटना, फटकारना। गेव हिम ओनली अ सीलिंग, बस एक सीलिंग दिया, एक पैसा दिया। सेंट हिम अवे विद अ सीलिंग, एक सीलिंग देके भेज दिया। सीधी सी बात होगी क्या, जायदाद से बेदखल कर दिया, एक पैसा। फुट्टी है, हिंदी में कहते हैं फुट्टी कौड़ी भी नहीं दिया, फुट्टी कौड़ी भी नहीं दिया। हिंदी में तो ऐसे बात करते हैं कि फुट्टी कौड़ी भी नहीं दिया। तो डिसएनिटेटिव, बेदखल कर दिया, क्या हो जाएगा आंसर, डिसएनिटेटिव, फर्स्ट हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट, द केयरफुली वर्कड आउट प्लान, द केयरफुली वर्कड आउट प्लान, कि बहुत सावधानी से जो आपने प्लान को अंजाम दिया, बहुत सावधानी से जो आपने प्लान को अंजाम दिया। फेल थ्रू बिकॉज ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, कि एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ और उसकी वजह से वो फेल थ्रू। तो जो काफी ढंग से बनाया, केयरफुली बनाया, वो प्लान आपका फेल हो गया। क्यों जी, जो आपने बहुत सावधानी से प्लान बनाया वो आपका फेल हो गया, क्यों? तो ये सेंटेंस था फेल थ्रू, असफल हो गया। तो केम आउट सक्सेसफुली, ये तो होगा नहीं, केम आउट सक्सेसफुली ये तो होना नहीं है, ये गया। हैड अ स्टीप फॉल, काफी तेज से गिर गया। स्टीप का मतलब तेज ढाल वाला होता है। वॉज सेटर्ड, बिखर गया, ऐसे मीनिंग होने को ये सब। फेल्ड, असफल होना। तो क्या हो जाएगा कि सावधानी से तो प्लान बनाया था लेकिन अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से वो क्या होगा, फेल हो गया, असफल हो गया। ठीक है। He has too many irons in the fire. He has too many irons in the fire, यानी आग में ढेर सारे, जैसे आप देखते हैं कोई लोहे वगैरह का काम करता है तो एक बार में एक लोहा ही आग में डालता है, फिर उसको आराम से पिघल लेता है, फिर उसको निकालता है, फिर पीटता है। अब 3-4 लोहे को अगर आप एक साथ डाल देंगे, फिर उसको पीटने की जब बारी आएगी, किसको किसको पीट पाएंगे, सबको एक साथ नहीं पीट पाएंगे। तो पहले जैसे लोग काम करते थे उसके हिसाब से इडियम्स बनाते थे। तो टू मेनी आयरन्स इन द फायर, टू मेनी आयरन्स इन द फायर, is engaged in too many enterprises at the same time, कि ढेर सारे काम में एक साथ इंगेज होना। हैज सेवरल प्रॉब्लम्स, कई उनको समस्याएं थी। हैज मेनी आइडियाज इन हिज हेड, कई दिमाग में थे आइडिया। हैज फायर बर्निंग कॉन्स्टेंट इन हिज हाउस, हमेशा घर में आग जला के लगता था। क्या होगा, ही इज इंगेज्ड इन टू मेनी एंटरप्राइजेस एट द सेम टाइम, कि एक साथ कई काम को करना,
क्या मीनिंग होगा? एक साथ टू मेनी आयरन्स इन द फायर, इसका मतलब एक साथ कई काम को अपने हाथ में ले लेना, एक साथ कई काम को, कई जिम्मेदारी को अपने हाथ में ले लेना। वी वांटेड टू गिव रीता अ सरप्राइज पार्टी, हम रीता को सरप्राइज पार्टी देना चाहते थे, बट जॉन लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेकिन जॉन जो था लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, कि कैट को क्या किया? बैग से बाहर कर दिया, बिल्ली को कैट बैग से बाहर कर दिया। अब इसका सेंस क्या मतलब कि बिल्ली किसी बैग में थी और उससे उसको बाहर कर दिया गया, ऐसा सेंस या इससे डिफरेंट सेंस, कुछ अलग सेंस? We wanted to give Rita a surprise party, but John let the cat out of the bag. Spoil the party with a cat. Cat लेकर पार्टी, ये तो कोई मीनिंग ही नहीं बनेगा। Gave her a party himself, खुद पार्टी दे दिया, ये भी बात नहीं। Told her about it unintentionally, कि बिना इरादा, गैर इरादतन, unintentionally का मतलब बिना इरादा से उसको बता दिया। Prevented her from attending it, उसको अटेंड करने से रोक लिया पार्टी। तो let the cat out of the bag का मतलब होता है कि अनजाने में राज को जाहिर कर देना, अनजाने में किसी राज को जाहिर कर देना, अनजाने में किसी राज को सामने ला देना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब क्या हो जाएगा? सी। रवि फाउट टू द बिटर एंड, रवि फाउट टू द बिटर एंड, रवि फाउट टू द बिटर एंड। बिटर एंड का मतलब आखिरी छोर तक, बिटर का मतलब कड़वा। हाउ टू द लास्ट पॉइंट ऑफ एनिमीज पोजीशन, एनिमी के दुश्मन के लास्ट पोजीशन का डाइड फाइटिंग, लड़ते लड़ते मर गया। कैरिड ऑन अ कॉन्टेस्ट रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, कि कोई जो कॉन्टेस्ट उसको जारी रखना, उसका परिणाम क्या होगा उसका कोई मतलब नहीं। फाउट अ लूजिंग बैटल, कि हारते हुए लड़ाई को लड़ना, यानी ऐसी लड़ाई लड़ना जिसमें हार हार रहे हैं फिर भी लड़ाई, फाउट लूजिंग बैटल। तो रवि फाउट टू द बेटर एंड, बिटर एंड, एकदम बिटर एंड। कैरिड ऑन अ कॉन्टेस्ट रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, कि बिना परिणाम सोचे हुए तब तक लड़ते रहना जब तक आप में दम है, क्षमता है। ये हुआ रवि फॉर टू द बिटर एंड। बिटर एंड का मतलब कि परिणाम क्या होगा, नहीं होगा, एंड तक डटे रहना। एंड है ना, बेटर एंड, कि एंड उसका क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। जब तक ताकत है लड़ाई को आखिरी क्षण तक ले जाना, जैसे धोनी है मैच को आखिरी गेंद तक ले जाते थे, तो वैसे ही कि जो आखिरी क्षण है, आखिरी पल है, वहां तक, आखिरी क्षण, आखिरी पल तक मैच को ले, लड़ाई को ले जाना, यानी आखिरी दम तक लड़ाई लड़ना, जहां तक पॉसिबिलिटी होता है वहां तक लड़ाई को ले जाना। आई ज्वाइन कॉलेज लेट, कि कॉलेज को आपने थोड़ा लेट से ज्वाइन किया। एंड फाउंड इट डिफिकल्ट टू कैच अप विथ अदर स्टूडेंट्स। कैच अप विथ, ये भी फ्रेजल वर्ब है। कैच अप विथ जो है जनरली फ्रेजल वर्ब होता है। कैच अप विथ, कैच अप विथ फ्रेजल वर्ब। टू compete विथ, टू कम टू देयर लेवल, उनके बराबर में आना। टू ओवरटेक देम, उनसे आगे निकलना। टू होल्ड देम एंड स्टॉप, तो उनको पकड़ के रोक देना। तो जब आप कॉलेज लेट से ज्वाइन करेंगे तो बच्चे आगे निकल चुके होंगे, तो उनकी बराबरी करना या उन तक पहुंच पाना, यही सेंस होना चाहिए, उनकी बराबरी करना या उन तक पहुंच पाना। तो इस हिसाब से हम देखें तो क्या होगा? टू कम टू देयर लेवल, कम टू देयर लेवल, को उनके बराबरी तक पहुंचना, उनके लेवल तक आना, कम टू देयर लेवल। दे हैव मेड मेनी चेंजेस इन द पब्लिक पॉलिसी, उन्होंने पब्लिक पॉलिसी में कई परिवर्तन किए। बट हाउ मेनी ऑफ दिस चेंजेस आर गोइंग टू अफेक्ट द मैन इन स्ट्रीट, लेकिन उसमें से कितने जो परिवर्तन है मैन इन द स्ट्रीट को प्रभाव डालेगा? होमलेस मैन यानी बेघर आदमी को, द ऑर्डिनरी मैन सामान्य आदमी को, द मैन हु वर्क्स ऑन द स्ट्रीट जो गलियों में काम करता है उनको, द मैन हु रिपेयर्स रोड जो रोड बनाता है। अब सीधा सीधा मीनिंग पता होगा तभी बात बनेगी। तो द मैन इन द स्ट्रीट का मतलब होता है साधारण इंसान, जन साधारण। क्या कहते हैं उसको हिंदी में हम लोग? जन साधारण, बिल्कुल सामान्य व्यक्ति जो होता है, जो सामान्य इंसान होता है, उसको हम कहते हैं मैन इन द स्ट्रीट। क्या कहते हैं? मैन इन द स्ट्रीट। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? द ऑर्डिनरी मैन। क्या हो जाएगा? द ऑर्डिनरी
man. The students wanted a holiday. Students क्या चाह रहे थे कि हॉलीडे हो, बट द प्रिंसिपल, लेकिन जो प्रिंसिपल थे, पुट हिज फुट डाउन एंड सेड नो. तो प्रिंसिपल ने क्या किया, अपना पाँव नीचे रख दिया और कहा नहीं. तो पुट वंस पुट डाउन इससे पहले भी आया था, ऐसे ही कोई मम्मी वगैरह का सेंटेंस था, उसमें ऐसा था सेंटेंस, मुझे याद है थोड़ा बहुत. तो asserted his authority, अपना पावर दिखाया. किक दिम, किक कर दिया, पैर से धक्का मार दिया, ऐसा नहीं. स्टेप्ड आउट, बाहर कदम रख दिया. केम डाउन स्टेयर, सीढ़ियों से नीचे आ गया. डाउन स्टेयर्स का मतलब क्या था, सीढ़ियों से नीचे आ. तो क्या होगा, पुट वंस फुट डाउन का मतलब कि अपना ताकत, अपना बल दिखाना, अपना ताकत, अपना बल या अपना पावर जो है वो दिखाना, अपना ताकत, बल या अपना पावर दिखाना. तो क्या हो जाएगा, asserted his authority, ये हो जाएगा. The Earl of the Leicester threw down the glove. ग्लव्स हाथ में जो पहनते हैं पता ही है, ग्लव. एक्सेप्टेड डिफीट, हार मान लिया. रिजेक्टेड द प्राइज, प्राइज नहीं लिया. रिसोर्टेड टू रॉन्ग टैक्टिस, रॉन्ग टैक्टिस का मतलब क्या, गलत तरीका. रिसोर्ट का मतलब क्या होगा, सहारा लेना. गलत तरीके का सहारा ले लिया, रिसोर्ट का मतलब सहारा लेना. गिव चैलेंज, चुनौती दिया. तो थ्रो डाउन द ग्लोब, थ्रो डाउन का मतलब चुनौती देना, चैलेंज देना. सीधा सीधा मीनिंग पता होगा तभी बात बनेगी, नहीं तो लोग एक्सेप्टेड डिफीट भी कर लेते हैं, ये भी कर देते. चैलेंज देना, एक्सेप्टेड डिफीट नहीं, चैलेंज. थ्रो डाउन द ग्लोब, गिव अ चैलेंज, चुनौती देना किसी को. सम पीपल डू नॉट ग्रेज एनीबॉडीज पाम, ये भी रिपीट हो रहा है. कुछ लोग किसी के पाम में, हथेली में ग्रीज नहीं लगाते. somebody do not grease anybody's palm on any account. any account का मतलब किसी भी कीमत पे, कि किसी की भी कीमत पर किसी के पाम में ग्रीज नहीं लगाते. इसका मतलब क्या, सीधा सा बता रखे. ग्रीज वंस पाम का मतलब क्या था, रिश्वत देना. तो रिश्वत देना तो क्या हो जाएगा, ब्राइब. रिश्वत देना, ब्राइब, पहले भी आ चुका था. आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड, मैं इतना निराश था. वन माई क्लोज फ्रेंड, जब मेरा नजदीकी फ्रेंड लेफ्ट मी इन द लर्च. तो जब आपका सबसे नजदीकी फ्रेंड क्या करेगा कि आप निराश होंगे, सबसे नजदीकी फ्रेंड आपके साथ क्या करेगा कि आप निराश होंगे, ऐसा क्या करेगा बताओ. तो वेंट अवे विदाउट वेटिंग फॉर वीक, बिना आपका इंतजार किए हुए चला जाएगा, मजा नहीं आया. हेल्प मी इन डिफिकल्ट टाइम्स, बुरे वक्त में आपकी मदद करेगा तो आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे, कोई दुखी नहीं बना. अबेंडेड मी व्हेन आई नीडेड हेल्प, कि उस वक्त छोड़ दिया. अबेंडन का मतलब क्या, छोड़ देना. व्हेन आई नीडेड हेल्प, जब आपको हेल्प की जरूरत थी, जब आपको मदद की जरूरत थी. अबेंडेड मी व्हेन आई नीडेड हेल्प, जब आपको मदद की जरूरत थी. तो सी, ठीक है. तो अबेंडन मी व्हेन आई नीडेड, उस समय छोड़ दिया जब उसकी जरूरत थी. स्टॉप हेल्पिंग मी इन इमरजेंसी, तो होगा सी हो जाएगा. ठीक. His position in the company was on the brink of disaster. His position in the company was on the brink of disaster. उनका जो पोजीशन था कंपनी में, on the brink of disaster. disaster brink का मतलब क्या, नजदीक. disaster का मतलब क्या, मुसीबत. at the top of, टॉप पे था. क्या होगा भाई, टॉप होगा. at the point of, नजदीक, करीब. on the side of, किसी के बगल में. on the back of. तो इसका मतलब ये है कि इसमें on the brink of सिर्फ यहीं तक अंडरलाइन होना चाहिए था, डिजास्टर को अंडरलाइन नहीं होना चाहिए था. सिर्फ होता ऑन द ब्रिंक ऑफ. हिज पोजीशन इन द कंपनी वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर. तो डिजास्टर का मतलब खतरा हो गया, तो ऑन द ब्रिंक ऑफ का क्या मतलब होगा, तो खतरा के करीब, नजदीक. तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, एट द पॉइंट ऑफ. एट द पॉइंट ऑफ का मतलब किसी चीज के नजदीक, करीब, कि खतरे में था. उसकी जो पोजीशन थी कंपनी में वो खतरे में था. तब कार ब्रोक डाउन. ब्रोक डाउन क्या होता है, फ्रेजल वर्ब होता है, खराब हो गया. जस्ट एज इट रिच, जैसे ये पहुंचा था. द एज ऑफ अ क्लिफ, चट्टान पहाड़ था, उसके क्लिफ पर पहुंचा. इट वॉज इंडीड अ क्लोज शेप, और ये वास्तव में क्लोज शेप था. तो क्लोज शेप का मतलब क्या, बहुत जिलेट से शेविंग किया था क्या, कि मतलब कार खराब हो गया जब एकदम चोटी पे पहुंचा, और उसके बाद आप
सचमुच तो क्या बच गए, जान बची तो लाखों पाए। टू शेयर वंस ब्रांड, सेंस नहीं निकला। वेरी रिस्की, काफी खतरनाक। नैरो स्कोप फ्रॉम डेंजर, अब देखो कितना नजदीक पूछा है। टू बी वेरी हैप्पी, तो कार खराब हो जाएगा तो खुश कौन होता है भाई। देखिए वेरी रिस्की और नैरो स्कोप कितना क्लोज है, तो रिस्की का मतलब ये खतरनाक हुआ, तो ये क्या होगा, नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। ठीक है, क्लोज सेव का मतलब हुआ बाल बाल बचना। अब बाल बाल बचना का मतलब ये नहीं कि गंजे होने से बच जाना, बाल बाल बचना मतलब खतरा से बहुत कम मार्जिन से, बहुत हल्के मार्जिन से बच के निकल जाना। यू हैव कॉट चीटिंग नाउ, यू हैव बीन कॉट चीटिंग नाउ, यू मस्ट फेस द म्यूजिक। देखो फेस द म्यूजिक तो इसी में फिर रिपीट हो रहा है, देखो सेंटेंस अलग बना दिया। फेस द म्यूजिक वही है कि आपने आपको चोरी करते हुए पकड़ा गया है, चीटिंग करते हुए पकड़ा गया, तो अब आपको तो उसका परिणाम झेलना ही पड़ेगा। यानी चीटिंग करते हुए किसी ने पकड़ा तो परिणाम तो झेलना पड़ेगा। फेस द अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस, स्टैंड अप टू अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस। बी डिबार्ड, कि आपको डिबार किया जाएगा, प्रतिबंध। बी इंसल्टेड पब्लिकली, सबके सामने इंसल्ट किया जाएगा। टू फेस द अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस, स्टैंड अप टू अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस। तो फेस द म्यूजिक, अभी का अपने किए का फल भोगना। बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस, बेयर द रिजल्ट्स। तो क्या इसका मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट बेहतर ऑप्शन, यानी फर्स्ट सेकंड वैसे दोनों करीब लगता है, लेकिन सीधा आंसर फेस द अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस, कि जो उसका आपने चीटिंग किया तो उसको आपको बुरा परिणाम तो झेलना पड़ेगा, अच्छा परिणाम तो झेलना नहीं पड़ेगा। तो जो भी गलत, इससे पहले भी आया था तो उसमें क्या था, क्रिटिसिज्म, फेस क्रिटिसिज्म, यहाँ हो गया अनप्ले। तो जो नेगेटिव, फेस द म्यूजिक का मतलब जो आपने कर रखा है उसका नेगेटिव असर आप पर पड़ने वाला है। द पेरेंट्स आर इन हाई स्पिरिट्स एज देयर सन हैज गॉट अ डिसेंट जॉब, कि बच्चे को डिसेंट जॉब मिल गया, बच्चे को डिसेंट जॉब मिल गया, तो पेरेंट्स की स्थिति क्या होगी, पेरेंट्स क्या महसूस करेंगे। इन गुड पोजीशन, अच्छी स्थिति में। ड्रंक, नशा करने लगेंगे। चेयरफुल, खुश रहेंगे। सॉफ्ट, सदमे में आ जाएंगे। तो इन हाई स्पिरिट्स का मतलब चीयरफुल, खुश मिजाज, आनंदित, खुश मिजाज, आनंदित। तो क्या हो जाएगा, सी, चीयरफुल, खुश मिजाज, आनंदित। स्पिरिट्स का मतलब क्या होता है, उत्साह या जोश। When she realized, जब उसने महसूस किया, that she had bought a fake product, कि एक नकली, फेक का मतलब क्या होता है, नकली, एक नकली प्रोडक्ट उसने खरीद लिया है, एक नकली प्रोडक्ट उसने खरीद लिया है। सी न्यू दैट, उसको समझ में आ गया कि हर मनी हैड, उसका पैसा था, हैड गॉन डाउन द ड्रेन, तो उसका पैसा पानी में चला गया। ड्रेन का मतलब क्या, नाला। तो जब आपने नकली प्रोडक्ट खरीद लिया, अब उसको रिप्लेस तो कर ही नहीं सकते हैं। नकली प्रोडक्ट जिसने आपको बेचा वो आपको, जाहिर सी बात है, पैसे वापस करने के मूड में होगा नहीं, वो करेगा भी नहीं। नकली प्रोडक्ट बेचा वो आप खुद समझदार होगा। तो हिंदी में कहते हैं पैसे को पानी में बहा देना, पैसे को बहा देना, पैसे को उड़ा देना, पैसे को गवा देना। तो उड़ा देना, बहा देना, गवा देना के हिसाब से क्या हो जाएगा, वाज लॉस्ट फॉरएवर, समझ चला, पैसे वापस तो होगा नहीं। सबसे बेहतर ऑप्शन तो वैसे यही है। और भी देख लेते हैं। ड्रॉप्ड इन द ड्रेन, की नाली में गिर गया, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। गो वास्ट अवे, धुल गया, ये भी कोई सेंस बनेगा नहीं। हर मनी वाज सेफ, उसके पैसे से फेक पैसा प्रोडक्ट करने के बाद लोगों को लग रहा है कि पैसा सुरक्षित है, तो बात ही नहीं भाई, मतलब पैसा चला गया। अब फेक प्रोडक्ट कर लिया, पैसा वापस होने वाला थी, इसका मतलब पैसा आपका हमेशा हमेशा के लिए हो गया, चला गया, बर्बाद हो गया। ठीक है, तो गो डाउन द ड्रेन, वैसे ही गो डाउन ड्रेन का मतलब होता है पानी में चले जाना, बर्बाद हो जाना। ठीक है, किसी चीज का पानी में चले जाना, पैसे का खास करके पानी में चले जाना, बर्बाद हो जाना, तबाह हो जाना, खराब हो जाना, गो डाउन द ड्रेन। नेक्स्ट देखते हैं। ओ, नेक्स्ट 30 हो गया था, हमारा ध्यान नहीं था, ये लगा नेक्स्ट भी होगा। तो 30 कंप्लीट हो गए, अच्छी बात है। इम्पैक्ट एकेडमी हमेशा आपके साथ मिलेगा, हमेशा आपके साथ रहेगा। अपनी मेहनत आप करते रहिए, अपनी तरफ से गाइडेंस हम देते रहेंगे। कभी कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, कोई तकलीफ हो, आप हमसे कंसल्ट करें, बताएं, इंस्टीट्यूट को बताएं, इंस्टीट्यूट की तरफ से हमारे पास मैसेज आ जाएगा। और आप हमेशा हमेशा गाइडेंस लेने की कोशिश करते रहें। आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी बात होती है, तो आप इंस्टीट्यूट को खबर कर दें, मुझे बता दें, और आपको आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।